आज हम लोग घातांक एवं करणी के चैप्टर का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। लेखपाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको और कोई नहीं मिलने वाला है। अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है तो आप मेरे साथ रहिए। आप ये पाएंगे कि जितने भी क्वेश्चंस लेखपाल में आपसे पूछे जाएंगे आप उनमें से 95% से अधिक का उत्तर आप सही दे सकते हैं। आज हम लोग घातांक और करणी के तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे और ध्यान रखिएगा कि पीछे से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपने 2 पार्ट नहीं पढ़े हैं तो आप पहले उन पार्ट को पढ़ लें, तब आप इस चैप्टर पर आएँ, इस वीडियो पर आएँ। ये वीडियो आपको उन दोनों को पढ़ने के बाद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। चलिए एक सवाल मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, फिर से समझाता हूँ। ये सवाल है, कल हम लोगों ने देखा था इस टाइप के सवाल और आज यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए √7, फिर ये 15 है। ठीक है, इसका घनमूल निकालना है और एक संख्या ये है। ये संख्या दी हुई है और हमसे कह रहा है इन सभी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार आते हैं कि आपको घातांक दिए रहेंगे और आपसे पूछ देगा कि आपको इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ये 4 संख्याओं को। अब आप समझिए इन्हें कैसे हमें व्यवस्थित करना है। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था ऐसा ही सवाल देकर कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो जब आप सबसे बड़ी निकाल सकते हैं तो सबसे छोटी निकाल लेंगे, फिर बीच वाले भी निकाल सकते हैं, फिर उनको हम आरोही क्रम में अगर सेटल कर दें, रख दें, तो फिर वही क्या हो जाएगा, उनका आरोही क्रम हो जाएगा। ऐसे ही इसमें हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया था कि सबसे पहले आप इन सभी संख्याओं को लिख लें ऐसे। देखिए ऐसे मैंने कहा था, आप इन सभी संख्याओं को ऐसे लिख लें। ठीक है, लिखने कहा था। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पर जो संख्या हो, जैसे यहाँ पे 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये 2, ये 3, ये 4, इन सब का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जैसे ही हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या मिलेगा, 12। एलसीएम जब हमें 12 मिल रहा है तो फिर हमने क्या कहा था आपसे कि यहाँ पर इसे आप, ये क्या था 2, अब आप इसे क्या लिखेंगे 12 √7, फिर यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे इतना। मैंने बताया था, आगे मैंने आपको इसी में समझाया था कि अब आपको ये करना है कि इस 12 में इस 2 का भाग दे देना है। जैसे इस 12 में आप इस 2 का भाग दे देंगे तो क्या होगा, 6 बार जाएगा। तो अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 12 7⁶। फिर यहाँ लिख सकते हैं 12 15। अब भाग देना है 12 में, 3 से कितना आएगा 4, तो यहाँ वैल्यू 4। फिर यहाँ 12, फिर देखिए ये 15। जैसे इस 12 में हम 4 से भाग देंगे वैल्यू 3। तो एक चीज़ नज़र आ रही होगी आपको कि ये 12 12 12 बराबर हैं, मतलब 7⁶। ठीक है, ठीक है, 15⁴ और ये 21 है, ये 21 है ये। ठीक है, इसे मिटाकर थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ, यहाँ पे 21 है। ठीक है, ये 21⁵। अब सिर्फ हमारे पास यही 3 ऐसे संख्याएं बची हैं और इन्हीं का पावर अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें वो मिल जाएंगी। जैसे देखिए 7⁶ है। ठीक है, इसके 15⁴ है और 21⁵ है। अगर आप इन सबको गुणा करते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन नज़र आएगी। देखिए 3 3 6। चलिए गुणा करते हैं एक बार, इसका 4 बार गुणा करना है और फिर इसका 3 बार गुणा करना है। एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पर, जैसे ही आप गुणा करते हैं तो अगर देखिए इन 3 का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 3 4 3 × 3 4 3। ठीक है, 225 गुणे 225। अब देखिए 343 का 2 बार गुणा है और 225 का 2 बार गुणा है। सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में कौन होगी, ये होनी चाहिए। और यहाँ पे 21 का गुणा कितनी बार है, 3 बार है, तो भी ये संख्या कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7 वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 7 वाली, फिर 15 वाली, फिर 21 वाली। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन हो गई, ये 21 वाली हो गई। उससे बड़ी कौन हो गई, 15 वाली हो गई, और उससे बड़ी कौन हो गई, 7 वाली हो गई। तो अगर हम ये कहें
कि इनको आरोही क्रम में आप व्यवस्थित करें तो इनका आरोही क्रम क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें तो इसका मतलब इनका ये कौन सा क्रम होगा, ये इनका आरोही क्रम होगा। आरोही क्रम का मतलब होगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या सबसे आगे, फिर उससे बड़ी संख्या और फिर उससे बड़ी संख्या। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ पिछले वीडियो के आधार पर ही मैं इस चीज़ को समझाया हूँ आपको कि अब आपको ये समझ में आएगा कि चीज़ों को आरोही क्रम में हमें कैसे व्यवस्थित करना है। आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब दूसरे प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। एक एग्ज़ाम में मैंने ये सवाल देखा है कि कई बार एग्ज़ाम में पूछता है। देखिए ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये सवाल एग्ज़ाम में पूछ चुका हूँ, मान लिया कई बार ऐसे सवाल एग्ज़ाम में पूछते हैं। अब लोग कंफ्यूज जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें, ये सवाल है आपके सामने। तो हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं ऐसे मिटाता हूँ ये वाली लाइन को। अब आपको मैं मेन चीज़ में समझाता हूँ कि इसमें हमें समझना क्या है। चलिए समझने की बात है उसको देखिए आप, कि अगर ये जो वैल्यू है आगे की वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू अगर दोनों समान हो तो वर्तमान में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए। अगर कर्णी का मान समान है, रिपीट कर रहा हूँ मैं, कर्णी का मान समान है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, एक ही कर्णी में इन दोनों को लिख सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का मान 2-2 था, वैल्यू समान थी। बात समझ में आ रही है। हाँ अब हमें क्या करना है कि 7 से इसे काट देना है। चलिए 7 से इसे काटेंगे तो 7 पचे 35, सॉरी 7 छक 42, एक बचा 17 हो गया, तो 7 दूना 14। अब कितना बचा, 3 बचा, तो कितना बचेगा 5। इसका मतलब है कि √625 और √625 का मान कितना होता है, ±25। तो आंसर कितना हो जाएगा 25। बात समझ में आई। फिर से ध्यान से समझिए मैंने क्या लिखा है। जो भी संख्याएं थीं अगर यहाँ पर अंडर रूट दोनों का समान हो, कर्णी समान हो, तो हमें क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही कर्णी में ले आएंगे। एक ही कर्णी में लाने के बाद 7 से हमने 4375 को काट दिया तो वैल्यू आई 625। जब 625 वैल्यू आ गई तो इसका हमने अंडर रूट का मान निकाला तो कितना आया, ±25 आया। बात समझ में आ रही होगी। आगे की ओर बढ़ें। चलिए अगले सवाल को टच करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल बहुत ही कॉमन सा है लेकिन इसमें लोग गलतियां बहुत करते हैं। देखिए ध्यान से, ये सवाल है और इसका मान है दे रखा है 1 और हमसे पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा। अब देखिए ये सवाल आपके सामने है, कैसे लगाएंगे समझिए मेरे साथ, बहुत आसान है। देखिए x को आप रहने दीजिए, मैंने कहा है कि 5, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इस पूरे का पावर क्या है x लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हमने क्या कहा था कि यदि ऐसे सिचुएशन आए तो इन दोनों का गुणा हो जाता है, तो पावर क्या होगी 5 और x/3 ये होगी। अब देखिए ध्यान से, इसी का मान कितना है 1 है, इसी का मान 1 है। तो क्या इस चीज़ को आप समझिए, एक बार फिर से लिखता हूँ, इतने बराबर 5 के पावर 0 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। अब आगे की ओर आप देखिए कि कह रहा है कि 5 इतना बराबर 5 के पावर 0 ऐसा है। तो मैंने कहा था कि यदि आधार समान हों तो घातें आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब x/3 बराबर होगा 0 के, तो x किसके बराबर हो जाएगा 0 के। यही हमारा मेन आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी सवाल आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप देखिए, जितने तरह के सवाल आपको मैं दूंगा सब बड़े ही बेहतरीन सवाल होंगे और सबको लगाना ही आपको है। अगर आप कोई भी सवाल मिस करते हैं तो ये कौन सा एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा इसकी कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। चलिए तीसरा या चौथा सवाल जो भी हो आप देखिए क्या है। कई बार एग्ज़ाम में मैंने इस तरह के सवालों को आते हुए देखा है और लोग फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं।
मैंने आपसे जस्ट ऊपर बताया था कि यदि करड़ी का मान समान हो, मतलब यहाँ भी 2 हो, यहाँ भी 2 हो, यहाँ भी 3 हो, यहाँ भी 3 हो, यहाँ भी 4 हो, यहाँ भी 4 हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा हम क्या करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों करड़ी को मिलाकर एक करड़ी बना देते हैं। मैंने बताया था ऐसी सिचुएशन में दोनों करड़ी को मिलाकर एक करड़ी बना देते हैं। वही काम अब हम यहाँ करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, दोनों करणी को जब मिलाकर एक करणी बनाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 54 × 6। आगे बढ़े, देखिए ऐसे सवालों को लगाने का एक आसान सा तरीका होता है। अगर आपको वर्गमूल निकालना है या घनमूल निकालना है तो इस बड़ी संख्या को आप तोड़ दीजिए। 54 को हम जैसे ही तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9 × 6, 6 9 54, इसका मान 54 और ये 6 का गुणा है ही। फिर से एक स्टेप आगे की ओर और आइए, क्या 9 को तोड़ते हैं 2 भागों में तो 3 × 3 कर सकते हैं, और फिर हमारे पास 6 × 6 है ही। अब जैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये देखिए 3 2 बार है तो कितनी बार बचेगा, 1 बार। 6 2 बार है, कितना बचेगा, 1 बार। तो 6 × 18, तो इसका टोटल मान कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये बातें समझ में आई आपको। अगर ये सवाल नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को बैक कीजिएगा, आप चीज़ों को समझ जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं और एक नए प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में और लोग अक्सर गलत करके आते हैं। चलिए मैं आपको सवाल लिखता हूँ। लिख रहा है कि √ इतना, आपको इसका मान पूछ रहा है और इसके साथ साथ आपको ऑप्शन भी दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी आपके सामने है और चारों ऑप्शंस को आप देखिए कि ये चारों ऑप्शंस आपके लिए कौन कौन से हैं। चलिए पहला ऑप्शन है, मैं लिख देता हूँ 3.7, दूसरा है 37, तीसरा है 0.037 और चौथा है 0.37। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको आंसर खोजना है कि इसका वर्गमूल कौन सा होगा। कई बार ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं और लोग गलत करके चले आते हैं। इसकी अब मैं आपको बहुत ही आसान से ट्रिक बता दूंगा और हमेशा आप देखेंगे कि ऐसे सवालों में, ठीक है, कि हमेशा ऐसे सवालों में जो ऑप्शन होते हैं ना, ये जो ऑप्शन होते हैं ये बड़े क्लोज होते हैं और ऐसे ही होते हैं, सिर्फ दशमलव का खेल रहता है। आप दशमलव के बारे में अगर जानते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। एक बात को आप याद रखिएगा कि ये जो करड़ी के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, करड़ी के अंदर ये जो दशमलव होता है, ये दशमलव, ये जितने अंक दाहिने ओर होगा, रिपीट कीजिएगा, जितने ओर ये राइट साइड होगा, ठीक है, जितनी ओर राइट साइड होगा उतने अंकों का आधा ही दशमलव के बाद होना चाहिए। जैसे ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है। आसानी भाषा में समझिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो इसका जो वर्गमूल होना चाहिए, रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसका जो वर्गमूल होना चाहिए उसमें दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, तो सिर्फ 1 अंक होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। दशमलव के बाद जितने अंक हों तो याद रखिएगा उसी का आधा दशमलव के बाद होना चाहिए। जैसे 13.69 है तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 अंक किसमें है, इसमें है, जी हाँ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिए दशमलव के बाद अगर 2 अंक हैं, मतलब दशमलव के बाद अगर आपको 2 अंक नज़र आते हैं, ठीक है, 2 स्टेप हैं, तो जो वर्गमूल में कितना होगा, दशमलव के बाद 1 स्टेप ही होगा। एक और सवाल देखिए, मान लिया इसका देखिए एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, माना कि 13.6978 मान लिया ऐसा है, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 2 4, तो इसका मतलब जो आंसर होगा उसमें दशमलव के बाद कितने जगह होंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, 1 अंक बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ें। चलिए एक और सवाल इसी टाइप का है, उसको समझिएगा, बहुत अच्छा सा सवाल है। चलिए इस सवाल को, पहला सवाल अगर आप समझ चुके होंगे तो उम्मीद है कि ये सवाल आपसे गलत नहीं होगा। देखिए क्या है, 69169, ठीक है,
ऑप्शन समझिए क्या है। ऑप्शन में लिखता हूँ A, B, C और D। ये ऑप्शंस को समझिएगा। ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है 0.00243, दूसरा है 0.00043, ठीक है, ऐसा है। अगला है 0.0243 और लास्ट है 0.243। ये इनके ऑप्शंस हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इन ऑप्शंस को, यहीं से आपको आंसर अपना पकड़ना है। चलिए, मैंने कहा कि आप ये जो दशमलव नज़र आ रहा है ना, इसके बाद जितने अंक हैं उनको गिनिए। तो कितने हैं, 2, 4, 6, 8। इसका मतलब दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए। इधर 8 हैं तो इसमें कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। इसमें कितने हैं, दशमलव के बाद 2, 3, 4, 5, गलत। 2, 4, 6, गलत। 2, 4 सही हो सकता है और 2, 1, 3 गलत हो सकता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं लेकिन लोग मिस्टेक कर देते हैं। एक सवाल और है, इस टाइप के सवाल भी एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड होते हैं, तो मैं आपको सोचा कि आपको बता दूँ। चलिए, आप चौथा पाँचवा जो भी टाइप होगा मैं गिन नहीं रहा हूँ। देखिए, ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में आए हैं और ये काफ़ी लो स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं। पहले आया करते थे, अब तो ये नहीं आते हैं, फिर भी मैंने सोचा कि आपको बता दूं, इससे आप अवगत रहें कि बाय द वे ऐसे प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो आप इनको लगाने में आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए, ऐसे सवालों में हम पीछे से सवालों को लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे है 196 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होता है, 14 होता है। 196 का वर्गमूल कितना होगा, 14 होगा। तो √107 और +14 जोड़ देते हैं। जैसे ही 107 और 114 को हम जोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 121 आ जाएगी, ठीक है। जब 121 वैल्यू आती है तो 121 का मान कितना होगा, 121 का मान हो जाएगा 11। जैसे 121 का वर्गमूल निकालेंगे 11, 214 और 11 इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आता है 225 और 225 का वर्गमूल कितना होगा, 25। तो इसका आंसर कितना हो गया, 25। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे सवाल आपको समझ में आते होंगे। बहुत ही कॉमन, सॉरी ये 15 होगा इसका वर्गमूल, गलती से मैंने बोल दिया, ठीक है। इसका जो वर्गमूल होगा ये कितना होगा, 15 हो जाएगा। 1 मिनट, इसका वर्गमूल 15 होगा, ठीक है। मिस्टेक से मैंने बोल दिया, इसका वर्गमूल 15 हो जाएगा। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। जितने प्रकार के सवाल इसमें बन सकते थे मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, बताने का। एक दो टाइप और जो बचा है, जो कि एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको उन सारे सवालों को जानना चाहिए। उसके लिए मैं चौथा पार्ट लाऊंगा। इन तीनों को तो आपको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा आप देखेंगे तो ये आपके नॉलेज का विस्तार कर सकता है और हो सकता है कि बाय द वे ऐसे प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आएँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।